हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, जो इस लेसन का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सिंपल भी है बिकॉज हम उसको लोअर क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ में या 1 मार्क क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द मोड ऑफ डाइजेशन इन द ह्यूमन बीइंग। तो वहाँ अपन लिखेंगे मोड ऑफ डाइजेशन इनका हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है और उसमें भी होलोजोइक न्यूट्रिशन है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मीनिंग आपको पहले बताया था मैंने। जो भी ऑर्गेनिज्म फूड को इंजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एसिमिलेट एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन एक्सक्रीट आउट करते हैं, मतलब वो सारे स्टेप्स उनके अंदर होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है। सेकेंड चीज़ है अब यहाँ पे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर डाइजेशन के पार्ट्स कौन कौन से हैं, कंपोनेंट्स हम कह सकते हैं कौन कौन से हैं, और उनके अंदर पूरा प्रॉपर फंक्शनिंग कैसे होती है फूड के डाइजेशन की। तो वो देख तो पहला स्टेप अपना यहाँ पे आता है सबसे पहले फूड का इंजेशन। तो इंजेशन वाले स्टेप के लिए हमारे पास सबसे पहले होता है एक माउथ होता है, जिसको हम ओरल ओपनिंग या माउथ कह सकते हैं। ये जो अपर मोस्ट ओपनिंग है जिसके थ्रू हमारा फूड इनसाइड द बॉडी स्टार्ट करता है मूव करना। जैसे जब हम रोटी का गस्सा उठाते हैं या जो भी हमें खाना होता है उसका एक रस लेके उठाते हैं और मुंह में डालते हैं, द फंक्शन स्टार्ट्स एट दैट मोमेंट। तो सबसे पहले जो ओपनिंग है इसको अपन बोलते हैं माउथ। ठीक है। माउथ के अंदर जैसे अपन मुंह खोल के बोलते हैं ना, तो माउथ के अंदर जो ओपनिंग जो स्पेस होता है इसको अपन बोलते हैं बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। ठीक है, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, जिसके अंदर हमारे पास और भी अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, वो उसकी हम बात करेंगे। ठीक है। बक्कल कैविटी के जस्ट बाद अपने ओपनिंग आती है, इसको अपन बोलते हैं ईसोफेगस, जो एक फूड पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको अपन फूड पाइप बोल रहे हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है या पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ईसोफेगस। ठीक है। अब ईसोफेगस जहाँ एंड होता है वहाँ पे अपने पास होते हैं वाल्व कुछ, ठीक है, जिसके थ्रू फूड अपना स्टमक में मूव करता है। तो ऐसे नहीं अपन ने जो भी खाया एक साथ स्टमक में चला गया, वो धीरे धीरे करके स्टमक में जाता है। तो ये अपना जो पार्ट है वो है स्टमक। ठीक है। ये स्फिंक्टर मसल्स के वाल्व बने हुए हैं। इसके साथ में जब फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है तो उस साइड पर इंटेस्टाइन में दो चीज़ें खुलती हैं। एक तो यहाँ लिवर से जो लिवर का बाइल जूस आता है वो, एक यहाँ पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस आता है वो। तो लिवर के अंदर जो सिक्रेटरी जूस बनता है, जो बनेगा, उसके फंक्शंस अपन डिटेल में बाद में करेंगे। अभी मैं केवल आपको पार्ट्स बता रही हूँ। स्टमक खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये एक बहुत सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है अपना। ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम स्मॉल है लेकिन है सबसे लॉन्ग, है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है। स्मॉल इंटेस्टाइन बाद में खुलती है अपनी लार्ज इंटेस्टाइन में। जो ब्लू कलर से आपको यहाँ दिख रहा है ये है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद अपन जो फूड खा चुके होते हैं वो फूड अपना आफ्टर डाइजेशन फूड जो होता है वेस्ट मटेरियल है वो इकट्ठा हो जाता है रेक्टम में फॉर सम टाइम, और रेक्टम में स्टोर होने के बाद व्हेन वी फील लाइक पासिंग इट आउट, तो एनएस के थ्रू हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो यही आपका पाथवे भी रहेगा फूड का प्रोसेस का। सबसे पहले वो ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी में आएगा। ठीक है। उसके बाद ईसोफेगस में, फूड पाइप में, फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आते वक्त उसके साथ में लिवर का और पैनक्रियास का जूस मिल जाएगा। आफ्टर दैट इट विल गो टू द लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी डाइजेशन होना होता है वो डाइजेशन लास्ट कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद वॉट एवर इज़ रिमेनिंग देयर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। वॉट एवर वाटर इज़ रिमेनिंग देयर विच नीड्स टू बी एब्जॉर्ब, तो यहाँ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है मोस्टली, रीअब्जॉर्प्शन वी कैन से। आफ्टर दैट रेक्टम में स्टोर हो जाता है। रेक्टम में आने के बाद वो एनएस से हम उसको पास आउट कर देते हैं। अब हम एक एक करके इन सारे पार्ट्स को थोड़ा डिटेल में देखेंगे अकॉर्डिंग टू योर क्लास, एनसीईआरटी 10th क्लास के अकॉर्डिंग। फिर चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो अपन ने देखा वो था बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। अब बक्कल कैविटी सिंपल है, वो ओपनिंग नहीं है या ओपन स्ट्रक्चर लाइक नहीं है, उसके अंदर और भी चीज़ें हैं। तो क्या क्या है वहाँ पे? वहाँ अपन कह सकते हैं टीथ हैं। ठीक है। अपनी टंग है। ठीक। अब इन दोनों के साथ में फंक्शंस भी अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ अपन को एक दो टर्म समझनी है जो कि अपन को टीथ के साथ समझनी होंगी। जैसे टीथ है, टीथ जब अपने माउथ में अपन देखते हैं, जब अपन पैदा होते हैं तो अपने दांत नहीं होते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे अपन बड़े होते हैं अपने टीथ ग्रो करने लग जाते हैं। फिर एक लाइफ की स्टेज ऐसी आती है अपने टीथ ब्रेकआउट होते हैं, फिर वापस से नए टीथ आते हैं। तो ये प्रोसेस जो कहलाता है उसको हम बोलते हैं डाइफायोडोंट। ठीक है। डाई का मतलब 2 टाइम्स, फायोडोंट मीन्स 2 टाइम्स आते हैं टीथ। ह्यूमन बीइंग के अंदर दांत 2 बार आते हैं। एक बचपन में जो अपन छोटे होते हैं जिनको अपन मिल्क टीथ बोलते हैं, और बाद में दोबारा परमानेंट टीथ आते हैं आफ्टर एक ब्रेक। ठीक है। टूटने के बाद में सारे जब दांत टूट जाते हैं तो अपने दूसरे दांत आते हैं।
इसके अलावा आपने देखा होगा टीथ जब अपना टूटता है तो उसके नीचे भी कुछ स्ट्रक्चर रहता है, तो अपना टीथ जो है एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर में फंसा हुआ होता है ना, उसको हम बोलते हैं थीका। तो अपने मोड ऑफ अरेंजमेंट को बोलते हैं थीकोडोंट। तो टीथ का अपना जो टाइप है ह्यूमन बीइंग के अंदर वो दो तरह का है, एक है थीकोडोंट, मतलब जो दांत है वो थीका में एक कैविटी में धंसा हुआ रहता है। डाइफायोडोंट मतलब वो 2 टाइम्स टीथ अराइज होते हैं अपने लाइफ में, हमारे में ह्यूमन बीइंग की में 2 बार टीथ आते हैं, एक मिल्क और एक परमानेंट टीथ। ठीक है, ये हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ आता है वो आता है आपका डेंटल फार्मूला का। डेंटल फार्मूला अगर अपन बात करें एडल्ट के अंदर, एडल्ट मतलब हम लोगों में, तो हमारा डेंटल फार्मूला होता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। मतलब ये हमारा हाफ मुंह का स्ट्रक्चर हो गया, 2 फ्रंट, फिर कैनाइन, फिर इंसीजर, वो प्रीमोलर एंड देन मोलर्स। ठीक है, ये हमारा रहता है अरेंजमेंट ऑफ टीथ। तो हमारे अंदर जो 4 तरह के टीथ हैं, हेट्रोडोंट बोलते हैं इसको, क्योंकि हमारे टीथ जो है अलग अलग टाइप के हैं, उस टर्म को अपन हेट्रोडोंट नाम देते हैं। तो 2 1 2 3 अपना डेंटल फार्मूला एडल्ट का, जबकि चाइल्ड के अंदर क्या होता है ये 2 1 0 2। तो उसके अंदर जो प्रेजेंट है और एक एब्सेंट है, ये चीज़ क्या एब्सेंट है, ये एब्सेंट है प्रीमोलर्स। तो यहाँ जो अपने टीथ के 4 मेन नेम है वो है इंसीजर, फ्रंट जो रहते हैं, उसके बाद में एक सिंपल थोड़ा शार्प टीथ रहता है, उसको कैनाइन बोलते हैं। ठीक है, कैनाइन के बाद में आते हैं प्रीमोलर्स एंड देन मोलर्स। ठीक है, इसलिए हम इसको हेट्रो, मतलब डिफरेंट काइंड्स के टीथ हैं, इसलिए अपन को हेट्रोडोंट नाम देते हैं। ठीक है, तो ये अपना डेंटल फार्मूला है, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है मोस्टली, और टीथ के नाम भी पूछ सकते हैं, 4 नाम कौन कौन से हैं, टीथ के टाइप्स कौन से हैं वो बताइए। ठीक है, ये हो गया अबाउट टीथ। अब एक सिंगल टीथ का स्ट्रक्चर अपन देखें आगे, इसके बाद क्या होगा। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। ठीक है, सो अगर हम अपने टूथ का स्ट्रक्चर देखें तो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर जो होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जिसको हम इनेमल बोलते हैं। ठीक है, इनेमल के जस्ट नीचे की जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड डेंटाइन। डेंटाइन के नीचे 3rd लेयर होती है पल्प कैविटी, जो कि एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर नर्व्स वगैरह फंसी हुई होती है, और जिससे कि हमारे दांत को फूड सप्लाई वगैरह सभी चीज़ों की सप्लाई होती है, नरिशमेंट वगैरह और ब्लड सप्लाई सब होता है। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे हम, इनेमल का क्या काम है, क्या रोल है। इनेमल अपने टूथ को कुछ भी चीज़ का इफेक्ट लगने से बचाती है। लगने से बचाने का मतलब है अगर हम ठंडा खा रहे हैं, गर्म खा रहे हैं, वो सब हमारे नर्व्स को डायरेक्ट नहीं लगता है, तो इनेमल उसको उस चीज़ से बचाती है। लेकिन व्हाट हैपन, आजकल बच्चे ऐसे चॉकलेट्स ज़्यादा खाते हैं, टॉफ़ी ज़्यादा खाते हैं, या सिंपल फूड की बात करें हम, तो फूड खाया हमने रात को और बिना क्लीन किए टीथ को सो गए। ठीक है, हमने ब्रश नहीं किया, क्लीन नहीं किया, और उसके बाद क्या होगा, रात भर वहाँ अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं ऑलरेडी, उन बैक्टीरियाज को रात भर मज़े में पार्टी करने के लिए खाना मिल जाता है। ठीक है, अब खाना मिल जाता है तो क्या करते हैं, रात भर उस फूड को वो अटैक करते रहते हैं, मतलब खाते रहते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या करते हैं बैक्टीरिया, फिर एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और वो एसिड क्या करता है, वो एसिड इस इनेमल की लेयर है इसके ऊपर अटैक करता है और उसको डीमिनरलाइज करता है। क्या बोलेंगे, डीमिनरलाइज करता है। इसका मतलब इसके अंदर से जो केमिकल कंपोनेंट इसका है उसको ख़राब कर देता है, गड़बड़ करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इनेमल ख़राब होने लग जाती है, झड़ने लग जाती है या घिसने लग जाती है, हम सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही एनिमल वॉश ऑफ होती है, अपने एरिया से हटती जाती है, धीरे धीरे उसकी लेयर कम होती जाती है, थिकनेस कम होती जाती है, हमें सेंसेशन शुरू हो जाता है, गर्म ठंडा लगता है दांतों में, जिसको अपन बोलते हैं। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें क्लीनलीनेस पे, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी की साफ़ सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये तो था बक्कल कैविटी के बारे में, एक टीथ के स्ट्रक्चर, ये जो हमारे पास डेंटिशन है उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। अगला स्ट्रक्चर हमारे पास है टंग। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा जो ओरल कैविटी में, बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है, वो है हमारी टंग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो है ही, पर और भी बॉडी पार्ट सबकी इंपॉर्टेंस अपनी अपनी है। तो यहाँ टंग की हम बात कर रहे हैं, तो टंग का जो मेन फंक्शन है वो हमारा क्या है, फूड को मिक्स करना विद द सलाइवा। बिकॉज हमारे बक्कल कैविटी में टीथ, टंग के अलावा सलाइवरी ग्लैंड भी होती हैं जो अपना काम करती रहती हैं। तो यहाँ फूड मिक्सिंग का काम कौन करता है अपने लिए, टंग करती है। इसके अलावा स्पीच में इसका काम है, बोलने के लिए बहुत हेल्प करती है। तो ये मस्कुलर स्ट्रक्चर फूड को मिक्स करता है सलाइवा का, स्पीच में हेल्प करता है, उसको स्वेलो करने में हेल्प करता है फूड को, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, फूड का टेस्ट बताता है हमें, अच्छा है, गंदा है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, वो सब हमें बताने का काम करता है। और ये चीज़ कौन करती है हमारे लिए, टेस्ट बड्स। तो अपनी टंग अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा मिरर में, तो छोटे छोटे टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं अपनी टंग पे। तो उनका पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर टेस्ट के लिए ऑलरेडी असाइंड होता है। तो बैक साइड जो टंग का एरिया है जो अपने गले में लगता है, वहाँ पे होता है बिटर टेस्ट। ठीक है,
साइड में जो होता है थोड़ा सा बैक साइड में, उसको हम सोर के लिए, और थोड़ा फ्रंट में आए तो सॉल्टी के लिए, और फ्रंट जो टिप्स वाला एरिया होता है वो स्वीट टेस्ट के लिए पहचाना जाता है। तो ये हमारे 4 टेस्ट हैं जो कि हम टेस्ट बड के थ्रू पहचानते हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड अपने पास होती हैं। एक होती है सबलिंगुअल, लिंगुअल वर्ड से पता लग रहा है हमें टंग का नाम है, ठीक है, तो मतलब ये टंग के नीचे प्रेजेंट होती है, बिलो अवर टंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। सेकंड पेयर का नाम है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड जो ईयर के पास में होती है, टुवर्ड्स ईयर होती है। थर्ड अपने पास है सब मैंडिबुलर, मैंडिबुलर का मतलब जो जॉज के साइड में होती है, मैंडिबल्स के पास में, तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड बोलते हैं इनको, वो कि जॉ एरिया में प्रेजेंट होती हैं। ये तीनों ग्लैंड जो होती हैं डक्ट के थ्रू अपना सेक्रीशन टंग के बिलो वाले एरिया में डालती हैं, इसलिए इनको हम डक्ट ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉमन डक्ट हो जाती है फिर तीनों की जुड़ के एक, और वो जरा अपना लिक्विड है, पूरा सलाइवा है, वो टंग के नीचे वाले एरिया में सेक्रेट करती हैं। अब सलाइवा के फंक्शंस, जब अपन ये देख लिया ग्लैंड्स है अपने पास, तो सलाइवा के फंक्शन क्या है। सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है एक एंजाइम जिसको अपन बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। तो ये एंजाइम का नाम है, इसका फंक्शन क्या है, दैट एंजाइम जस्ट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो हमने खाना खाया उसमें जो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, उसको वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, या हम कहें डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करता है। तो ये पॉलीसैकेराइड है स्टार्च, और इसको ये डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करेगा। 70% ऑफ स्टार्च कैन बी डाइजेस्टेड हेयर, है ना, बकल कैविटी में 70% स्टार्च जो होता है वो डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका नाम है माल्टोस या डेक्स्ट्रिन, है ना, माल्टोस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि 3 to 9 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बना होता है, कौन सा, डेक्स्ट्रिन, और माल्टोस बना होता है 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्ट होने के बाद जो उसका फाइनल डाइजेशन है वो होगा आपका इंटेस्टाइन में जाने के बाद, जो दूसरे एंजाइम्स वहाँ काम करेंगे। तो ये जो आपका मेन है, ये है आपका बक्कल कैविटी का फंक्शन। अच्छा, कई बार एग्जाम में ये पूछ लेते हैं सलाइवरी एमाइलेज का दूसरा नाम क्या है, तो सलाइवरी एमाइलेज का दूसरा नाम है टाइलिन, ठीक है। कई बच्चे इसको पेटाइलिन बोलते हैं, कि स्पेलिंग इसकी पी से स्टार्ट होती है, PTYALIN, पेटाइलिन नहीं है बेटा, ये साइलेंट, इसको टाइलिन पढ़ते हैं अपन। तो टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज एक ही बात है। तो ये एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ भी सकते हैं, इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन बना के भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपना जो ऑर्गन है वो है अपना ईसोफेगस। ईसोफेगस से पहले आपको थोड़ा एक डायग्राम में यहाँ सोलन पार्ट दिख रहा है, इस सोलन पार्ट का नाम अपन देते हैं फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स जो है डाइजेशन का और रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक कॉमन पाथवे है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को क्रॉसिंग ओवर करते हैं। तो फेरिंग्स जो नेज़ल की ओपनिंग्स हैं, 3 ओपनिंग्स हैं नेज़ल में, वो ओपनिंग्स यहाँ पे फेरिंग्स में खुलती हैं। तो माउथ का एरिया पीछे का और नेज़ल वाला एरिया, ये दोनों आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, दोनों एक ही कॉमन पैसेज में खुल रहे हैं, और इस कॉमन पैसेज को हमने नाम दे दिया फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स के बाद जो अपना मेन स्ट्रक्चर आ रहा है डाइजेशन के लिए, वो है अपना ईसोफेगस। ईसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पूरा पतला ट्यूब जैसा अपन को दिख रहा है। डाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं है, ये क्या करता है, केवल यहाँ से सेमी डाइजेस्टेड फूड जो है बक्कल कैविटी से, उसको स्टमक तक लाने का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब फूड पार्टिकल एंट्री करेंगे तो फूड पार्टिकल की कुछ मूवमेंट होती है, उस पर्टिकुलर मूवमेंट का नाम है पेरिस्टाल्सिस। जैसे अगर फूड यहाँ आया, ठीक है, तो वो कैसे शो करेगा, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा स्वेल कर जाएगा, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे फूड नीचे आएगा वैसे वैसे नीचे वाला हिस्सा स्वेल कर जाएगा। तो इसको अपन नाम देते हैं मूवमेंट को पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो ये रिदमिक मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वॉल्स ऑफ द ईसोफेगस, जो हेल्प करता है फूड को नीचे स्टमक तक लाने के लिए, ठीक है। इसके बाद जब फूड यहाँ पे जो इंस्पेक्टर वॉल्व्स हैं, इन वॉल्व्स के थ्रू वो स्टमक में चला जाता है। अब स्टमक का स्ट्रक्चर अपन देखें तो फूड के साथ साथ स्टमक में जो ईसोफेगस है उसमें से एक थोड़ा सा एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिसको अपन म्यूकस बोलते हैं, जो हेल्प करता है फूड को ईजिली नीचे मूव करने में। तो वो भी फूड के साथ में स्टमक में आता है। अब स्टमक की अगर अपन बात करें तो स्टमक की जो वॉल है, ठीक है, यहाँ पे जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको अपन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, स्टमक की वॉल होती है वो ग्लैंड्स बनी होती है। यहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती हैं, कुछ सब्सटेंसेस सिक्रेट करती हैं, ठीक है। तो पहले सब्सटेंस का नाम है वहाँ पे HCl, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है HCl। HCl क्या करेगा, सबसे पहला फंक्शन HCl का है जर्म्स को किल करने का। इट किल्स द जर्म्स जो आपके फूड के साथ आ गए हैं स्टमक में, उनको किल करेगा, ठीक है। सेकंड क्या करेगा, ये मीडियम को एसिडिक बनाएगा। एसिडिक की ज़रूरत क्यों है,
क्योंकि यहाँ पे एक ऑलरेडी एंजाइम प्रेजेंट होता है पेप्सिनोजन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, उसको वो पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि एक्टिव होना ज़रूरी है एंजाइम का काम करने के लिए। तो पेप्सिनोजन HCl के प्रेजेंस में पेप्सिन में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ही वो प्रोटीन्स के ऊपर काम कर पाएगा। नेक्स्ट है म्यूकस। म्यूकस क्या करेगा, बिकॉज एसिड जो होता है यहाँ पे ये बहुत हाईली एसिडिक है, मतलब इसकी pH 1.5 से 2 तक ही होती है। तो इतना हाईली एसिडिक है ये, तो स्टमक की वॉल्स ख़राब हो सकती हैं। तो म्यूकस की कोटिंग रहती है स्टमक की इनर वॉल पे, ठीक है। ये पूरा है, तो यहाँ पे ये पूरा म्यूकस की कोटिंग बनी हुई होती है। वो म्यूकस की कोटिंग प्रोटेक्ट करती है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को, जिससे कि वो हाईली एसिडिक जो है उससे ख़राब नहीं हो सके, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो होती है वो अपने पास है यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम, जो अभी हमने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कराया है। वो पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा, वो प्रोटीन्स के ऊपर काम करता है। प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट करेगा, वो जो मीडियम वाले प्रोटीन्स होते हैं, जैसे अमीनो एसिड्स में डायरेक्ट नहीं करेगा, पहले प्रोटीन्स जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं उनको वो डाइपेप्टाइड्स में इनमें कन्वर्ट करना, तो उनको हम बोलते हैं पेप्टॉन्स, ठीक है। प्रोटीन्स को पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्सिन, ठीक है। ये 3 फंक्शंस हैं जो आपके स्टमक के अंदर होते हैं, जिनको हमें 1 मार्क 2 मार्क में पूछ लेते हैं। तो ये तीनों अपन को पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन आता है बाय द स्फिंक्टर मसल्स। ये मसल्स हैं जो उसकी ओपनिंग को कंट्रोल करती हैं, रेगुलेट करती हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम स्टमक से जब फूड इंटेस्टाइन में जा रहा होता है, इसके अलावा यहाँ पे 2 ग्लैंड आपको दिख रही हैं, एक लिवर है, एक पैनक्रियाज है। इसके साथ साथ ये दोनों इस दोनों के सिक्रीशन या जूसेस भी फूड के साथ में मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो आपको अम्ब्रेला शेप ड्रिंक दिख रही है, दैट इज़ कॉल्ड द लिवर, ठीक है। इसको अपन नाम देते हैं लिवर। ये लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की, और लिवर करता है बाइल जूस सिक्रीट, ठीक है। बाइल जूस सिक्रीट करता है। ये बाइल जूस बनता तो लिवर से है, सिक्रीट तो लिवर करता है, लेकिन स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ये अपना एक दूसरा ऑर्गन है जिसको अपन गॉल ब्लैडर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये स्टोर हो जाता है और स्लोली स्लोली ट्यूब के थ्रू हेपेटिक डक्ट है इसकी, ये वाली हेपेटिक डक्ट है और ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, और यहाँ दोनों को जब मिलने के बाद होता है तो अपन इसको बोलते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। तो इन डक्ट्स के थ्रू ये जूसेस जो हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि इनका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बाइल का फंक्शन, ठीक है। तो बाइल जूस जो होता है, बाइल जूस सिक्रीट होता है इससे और बनता है लिवर में। तो बाइल का फंक्शन क्या है, सबसे पहला फंक्शन है ये फूड को बनाता है अल्कलाइन मीडियम। क्यों, क्योंकि फूड अब तक जब स्टमक से आया था तो वो था एसिडिक, क्योंकि वहाँ पे HCl था। अब HCl रहेगा तो आगे वाले एंजाइम्स उसके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उस मीडियम को चेंज करना ज़रूरी है। तो यहाँ अल्कलाइन मीडियम क्रिएट किया जाता है बाय दैट जूसेस, ठीक है। तो सबसे पहला तो अल्कलाइन मीडियम हो गया। इसके अलावा दूसरा फंक्शन है जो लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट्स हैं, है ना, उनको ये मीडियम में या ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अगर ये ब्रेक डाउन नहीं करेंगे तो इसके ऊपर एंजाइम्स काम नहीं कर पाएंगे। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स को ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करने का या ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करने का काम करता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। ये 1 मार्क में आ सकता है आपसे, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अदरवाइज मोस्टली बाइल जूस के फंक्शन, HCl के फंक्शन ये आपसे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं 1-2 मार्क में, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट जूस। सेकंड है पेनक्रियाज, उससे निकलता है पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो पेनक्रियाज से जो निकला पेनक्रियाटिक जूस, उस पेनक्रियाटिक जूस में अपने पास और क्या क्या सिक्रीशंस हैं वो भी अपन को देखने पड़ेंगे। तो पेनक्रियाटिक जूस में जो सिक्रीशंस हैं उनके नाम आपको मैं बताने जा रही हूँ कि यहाँ जो सिक्रीशन है उसके बाद वापस 3 एंजाइम्स यहाँ पे हैं। उन 3 एंजाइम्स के नाम हैं ट्रिप्सिन। फर्स्ट अपन देखिए ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन्स के ऊपर काम करेगा वापस, ठीक है। तो ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में प्रोटीन्स जो ब्रेक डाउन हो गए थे पेप्टॉन्स वगैरह में, वो और छोटे में पेप्टाइड्स में, मोनोपेप्टाइड्स अपन कह सकते हैं, मोनोपेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। पेप्टॉन्स या प्रोटीन्स अपन कहें, ठीक है, वो इसमें ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड सिक्रीशन है इसका लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, जो फैट मॉलिक्यूल अभी ब्रेक डाउन हुए थे, लाइपेज के प्रेजेंस में वो यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। यूनिट मतलब जिससे वो बने हुए होते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे कि वो इजीली डाइजेस्ट हो सकते हैं, एब्जॉर्ब हो सकते हैं। थर्ड अपने पास था यहाँ पे एमाइलेज,
ठीक है। एमाइलेज क्या करेगा, जो कार्बोहाइड्रेट अपने ब्रेकडाउन हो चुके थे इन द सलाइवरी एमाइलेज के थ्रू, उनको और स्मॉल में ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो डाइसैकेराइड या जो कॉम्प्लेक्स हैं उनको हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है, सो दैट दे कैन बी डाइजेस्टेड इजीली। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में वो ब्रेक डाउन करेगा। इसके अलावा एक और चीज़ प्रेजेंट होती है यहाँ पे जिनको हम बोलते हैं इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ये तो इंटेस्टाइन में एंट्री से पहले हो गया था। अब इंटेस्टाइन में जब एंट्री करते हैं तो इंटेस्टाइनल की वॉल्स में ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। उन ग्लैंड्स से भी एंजाइम सिक्रेट होते हैं जो कि उन शुगर्स को और सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट दे कैन बी इजीली डाइजेस्टेड। जैसे माल्टोज़ है, ठीक है, माल्टोज़ के लिए एंजाइम होगा माल्टेज। माल्टेज को फिर वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन कर देगा, सो दैट दे कैन बी इजीली डाइजेस्टेड। ठीक है, नेक्स्ट है लैक्टोज। लैक्टोज भी शुगर होती है, मिल्क शुगर। ठीक है, एंजाइम इनके ऊपर जो काम करने वाले रहेंगे वो ASE उनके सफिक्स बन जाते हैं। ठीक है, लैक्टेज, लैक्टेज से वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों है तो सिंपल, फार्मूला दोनों का सेम ही है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, बट दोनों की स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। इसके बाद होता है सुक्रोज। सुक्रोज भी शुगर है। शुगर, इसके अलावा जो एंजाइम है वो है सुक्रेस। सुक्रेस क्या करेगा, इसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन कर देगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन कर देगा, विच नीड्स टू बी डाइजेस्टेड देन। इसके लास्ट में है डाइपेप्टाइड्स, जो हमने पेप्टोन्स को तोड़ा था अभी डाइपेप्टाइड में। अब यहाँ वो डाइपेप्टाइड सिंपलेस्ट यूनिट जिनको हम बोलते हैं अमीनो एसिड्स, ठीक है, वो अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। डाइपेप्टाइडेज एंजाइम लगेगा यहाँ पे, ठीक है, और वो अमीनो एसिड देन दे कैन बी इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम देखते हैं यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है। एब्जॉर्प्शन के काम के लिए इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जैसे अगर ये वॉल है इंटेस्टाइन की, ये आउटर वॉल है, इनर वॉल जो होती है इसकी इस तरह से उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को अपन बोलते हैं विलाइज। ठीक है, ये विलाई या माइक्रोविलाई इनको बोलते हैं। दे आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल सो दैट दे कैन डू देयर वर्क फास्टली। ठीक है, जितना ज़्यादा ब्लड मिलेगा, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये विलाइज जो है, ये भी अगेन 2 मार्क क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, व्हाट द स्पेशल स्ट्रक्चर या हाउ इंटेस्टाइन इज डिजाइंड स्पेशली टू एब्जॉर्ब द फूड। तो वहाँ भी आपको विलाइज और उसके फंक्शन के बारे में ही लिखना होता है। तो विलाइज का फंक्शन एक तो ये हो गया, ठीक है, क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन है, एक कर्व्ड लाइन है ना, तो ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। तो इंक्रीज द सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब द फूड। ठीक है, जैसे ये फूड ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है, दे आर इजली सप्लाइड विद द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज। तो जितना ज़्यादा ब्लड होगा वो उतना जल्दी एब्जॉर्ब करेगा फूड को, तो इसीलिए इनका काम है फूड एब्जॉर्ब करना, फूड एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो ये हो गया अपना ऑल अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि यहाँ इसके पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे अभी तक हमने यहाँ पे 10th क्लास में अपने पार्ट्स लिए हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। एक है डिओडिनम, ठीक है, पूरी 3 से 5 मीटर की होती है ऑलमोस्ट, तो उसमें 3 पार्ट्स हैं, डिओडिनम है, ठीक है, इलियम है और जेजेनम है। ये लास्ट में आएगा, ठीक है। हाँ, तो डिओडिनम शॉर्टेस्ट पार्ट है, इलियम उसका लॉन्गेस्ट पार्ट है। तो डिओडिनम में तो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फंक्शंस नहीं होते हैं। जेजुनम में जाके मैक्सिमम फंक्शन या ये एंजाइम्स वगैरह जो एक्ट करते हैं वो जेजुनम में होता है। इलियम इसका लॉन्गेस्ट पार्ट है जहाँ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो जाएगा अपना। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट्स के नाम अपन याद कर सकते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाना है इसके बाद इसमें। ठीक है, वो अपन फिर 11th-12th में देखेंगे। सरफेस एरिया तो ये आपका पूरा हो गया ऑल अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की बात अपन करें तो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है मैंने लार्ज इंटेस्टाइन बनाई है। ये आपको थोड़ी सी कर्व्ड इस तरह से दिखेगी बिकॉज ऑफ द मस्कुलर स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर इस टाइप का है, तो ये उसमें ऐसे बबल्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, बबल नहीं है लेकिन लुकिंग लाइक दैट स्ट्रक्चर, बीच बीच में कॉम्प्रेशन टाइप आ जाता है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में फंक्शन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, बट यहाँ इसके फंक्शंस में है वाटर रीएब्जॉर्प्शन, जितना भी वाटर रिमेनिंग है और कुछ मिनरल्स, उनका रीएब्जॉर्प्शन यहाँ होता है इन द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन जो लास्ट में खुलती है वो एक आपको एक बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। अनडाइजेस्टेड फूड जितना भी था यहाँ से
वो यहाँ टेम्परेरी स्टोर होता है इस एरिया में बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम रेक्टम बोलते हैं। और यहाँ आके वो फूड अपना कहलाता है फिकस। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो फिकस कहलाता है। तो ये फिकस स्टोर रहता है फॉर द टेम्परेरी टाइम। और व्हेन एवर यहाँ भी जो मसल्स होती हैं वो काम करती रहती हैं, ठीक है। व्हेन एवर फील लाइक पासिंग इट आउट, तो एनस के थ्रू ये वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर कर दिया जाता है। तो एनस जो होता है वो कंट्रोल होता है एनल स्फिक्टर मसल्स। तो यहाँ मोस्टली आपने देखा स्फिक्टर मसल्स हैं जो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेशन एंड कंट्रोल करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एंड मैकेनिज्म ऑफ द डाइजेशन ऑफ फूड इन द ह्यूमन बींग्स। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें एनसीईआरटी में अपने, वो मैं आपको बताने वाली हूँ, उसका आंसर क्या लिखना है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ हर्बीवोर एंड कार्निवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन्स आर डिफर, ठीक है। हर्बीवोर और कार्निवोर, ठीक है। हर्बीवोर वर्सेस कार्निवोर के अंदर डिफरेंस पूछा गया है, उसका आंसर भी दिया हुआ है। वैसे तो 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। तो यहाँ हर्बीवोर की स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू कार्निवोर, ठीक है। ये शॉर्ट होती है। क्यों? क्योंकि हर्बीवोर्स क्या खाते हैं? प्लांट्स। और प्लांट्स खाते हैं तो प्लांट की सेल वॉल का जो स्पेशल कंपोनेंट होता है वो होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज़ नॉट ईजी टू डाइजेस्ट, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो इसको डाइजेस्ट करना इज़ नॉट ईजी। तो डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लगता है और उस टाइम टेकिंग पीरियड को अकोमोडेट करने के लिए इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है, वाइल इन द कार्निवोर्स शॉर्ट होती है। फ्लैश ईटिंग होता है, फ्लैश इतना कॉम्प्लेक्स डाइजेशन के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं 2 मार्क क्वेश्चन में। अब आपसे एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा मोस्टली या तो वो मैकेनिज़्म पूछ लेते हैं, डाइजेशन का मैकेनिज़्म। तो अगर वो डिपेंड करेगा 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में है तो आप केवल हार्मोन्स की रिएक्शन, जो आपको एंजाइम्स की रिएक्शन मैंने लिखवाई हैं अभी सारी, वो सारी एंजाइम्स की रिएक्शन लिखेंगे। सैलिवरी माइलेज है, माल्टेज माल्टोज है, ठीक है, ट्रिप्सिन पेप्सिन ये सब लिख देंगे, पेप्सिनोजन वगैरह ये सबको रिएक्शन के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। ये होता है आपसे मोस्टली 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाता है। अगर डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो पूरा डिटेल में आपको स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हुए उसके मैकेनिज्म को डिटेल में लिखना है, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में। डायग्राम प्रैक्टिस बहुत नेसेसरी है। डायग्राम थोड़ा इधर उधर बनेगा तो चलेगा, लेकिन उसके साथ में जो उसका लेबलिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। डायग्राम में इतना बहुत नहीं देखते हैं, लेकिन लेबलिंग जो होती है सब डायग्राम के लिए प्रॉपर होनी चाहिए, सारे डायग्राम की, ठीक है। ये लेबलिंग अच्छे से करना। डायग्राम कलर तो अलाउड ही नहीं है, पेंसिल से ही बनाना है, ब्लैक और ब्लू पेन से इसको मार्किंग कर देना, बस इतना कर सकते हैं अपन। उसके अलावा जो एनसीईआरटी में एक्टिविटीज़ दी हुई हैं वो एक्टिविटीज़ जैसे डेंटल कैरीज़ वाली मैंने आपको बताई, वो डेंटल कैरीज़ की एक्टिविटी अच्छे से पढ़ लेना, डेंटल प्लेक और कैरीज़ वाली, ठीक है। वो मैंने आपको बता ही दिया है, रीज़न उसका कैसे होती है, क्यों होती है, एंड प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, वो सब मैंने आपको बता दिया है। 2 मार्क क्वेश्चन में वो भी पूछा जा सकता है। डेंटल फार्मूला पूछा जा सकता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट पूछा जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था ये इसोफेगस में फूड का मूवमेंट जो है उसको अपन पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, ठीक है। इंस्फिक्टर मसल्स के नाम पूछ सकते हैं यहाँ पे, ये भी है एक, और एक यहाँ पे भी ये भी रेगुलेशन है जो इंस्फिक्टर मसल्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लिवर में जो अपन ने बाइल जूस देखा था, बाइल जूस सिक्रीट कौन करता है और स्टोर कहाँ करता है, ये बच्चे मोस्टली गलत कर देते हैं जल्दबाजी में, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स के नाम, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या फंक्शन हो रहे हैं, ठीक है, ये सब आपको लर्न करना है इस चैप्टर के लिए। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा पूरा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सारा इसमें प्रोसेस मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब एक बेसिक चीज़ जो अपन को करनी है वो है एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में अपनी ग्लैंड्स भी आ जाती हैं विद ऑल दीज पार्ट्स, मतलब जो मैंने डायग्राम बनाया है ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल में केवल ये आएगा विदाउट ग्लैंड्स, ग्लैंड्स नहीं आएंगे उसमें, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो पूरा है, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल विदाउट ग्लैंड्स वाले पार्ट को अपन बोलते हैं। तो लेकिन बहुत डिफरेंस नहीं है, कुछ भी आपसे पूछते हैं तो आपको पूरा का पूरा लिखना ही होता है बोर्ड एग्जाम में, तो ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। आई होप यू ऑल लाइक इट, अंडरस्टैंड प्रॉपर हो जाएगा। एक बार वीडियो को देखिए, नहीं समझ आए दोबारा देखिए, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखें, आई विल क्लियर योर डाउट्स। टिल देन बाय बाय।